दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम कवर करने जा रहे हैं 21 मई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हां दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन्हें भी दोस्तों पीडीएफ की जरूरत होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां विजिट करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन कसम से बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और एकदम लीक से हट करके प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है। ठीक है, आप भी कहोगे सर पता नहीं कहां से कैसे आप प्रश्न बनाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आएगा बच्चा, समझ में आपको तब आएगा जब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जरा बताइए कि ये चुनावी बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है। देखिए आपके सामने चार बढ़िया से ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि सामान्य प्रत्याशी द्वारा क्या भरा गया बॉन्ड, यानी जब कोई चुनाव लड़ता है तो जो प्रत्याशी होता है वो किसी तरह का चुनावी बॉन्ड भरता है, उसको बोला जाता है। या फिर जेल से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है वो किसी तरह का चुनावी बॉन्ड भरता है, उसको चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। या राजनीतिक दलों को कोई दान दिया जाता है, उसको चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। या फिर हारे हुए प्रत्याशी की जो जमानत जब्त हो जाती है उसे चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए खैर कुछ भी हो, मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूं, कहानी, और इस कहानी को सुन करके आपका मन बड़ा गदगद हो जाने वाला है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है दोस्तों हमारा 2017 से। ठीक है, 2017 के जब बजट प्रस्तुत हुआ उसके पहले तक क्या नियम था कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर वह चंदा प्राप्त करती है, कितना याद रखिए, 20,000 रुपए से कम, कितना, अगर वह राजनीतिक पार्टी 20,000 रुपए से कम चंदा प्राप्त करती है तो उसको स्रोत बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा एक नियम क्या था, उसको स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो याद रखेगा, जैसे ही लोगों के पास ये नियम था तो लोग इस नियम का बड़ा दुरुपयोग करते थे। वे कई पार्टियां तो ऐसी थी जो कहती थी कि हमको जितना भी चंदा मिला उसका 80 से 90% चंदा छोटे छोटे अमाउंट में आया है। वो अमाउंट 20,000 रुपए से कम का अमाउंट है, और जब 20,000 से कम का अमाउंट होगा तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में क्या होता था कि जो ब्लैक मनी होता था उसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाता था, और उस ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके जो नेता होते थे वो क्या करते थे, चुनाव को जीत जाते थे। कैसे, आप सभी को पता है, जैसे जो भी ब्लैक मनी आया उस पैसे से लोगों को कपड़े बांट दिया, किसी को शराब बांट दिया, किसी को मीट मुर्गा खिला दिया, किसी को दावत दे दिया। कुल मिला जुला करके वोट जो खरीदा जाता है वो इसी तरीके से खरीदा जाता था। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो नेता होते थे वो ये बता देते थे कि हमारा स्रोत यही था, 20,000 से कम रुपए जो है आएंगे, तो बताने की आवश्यकता थी नहीं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया 2017 में, बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब इस अमाउंट को घटा करके 10% पे कर दिया, इसका 10% यानी 2,000 रुपए। ठीक है, अगर 2,000 रुपए तक का चंदा मिलता है तब आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा मिलता है तब आपको बताना पड़ेगा कि यह चंदा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब तो बड़ा डिफिकल्ट बात आ गई। तो जो राजनीतिक पार्टियां थी उसमें बड़ी खलबली मची, किस तरह का जो है कानून कैसे बन गया। लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार में थी तो बीजेपी ने सोचा क्यों ना इस काले धन पे कंट्रोल करने के लिए इस तरह के काम किए जाएं, और 2,000 रुपए से कम का अगर चंदा मिल रहा है पार्टियों को तो कौन व्यक्ति चंदा दे रहा है, कब चंदा दिया, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन उससे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर 2,000 रुपए से ज्यादा की बात आ जाएगी तो यहां पर उससे इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, सूचना उसको देना पड़ेगा कि चंदा आपको कैसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके काले धन पर रोक लगाने के लिए यह बना था। अब आपके मन में अगला सवाल आएगा कि सर कुल मिला जुला के बात तो ठीक है, लेकिन इस प्रश्न की चर्चा आप आज क्यों कर रहे हो। आज इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी आपने सुना कि हाल ही में 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव हुआ है। कितने राज्यों में, 5 राज्यों में, जिसमें आपने नाम सुना पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का नाम सुना आपने, नाम सुना केरल का, आपने नाम सुना जो है आपका हो गया असम वगैरह का। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों में दोस्तों, ठीक है, पुदुचेरी वगैरह, कुल 5 राज्यों में चुनाव थे। और यहां पे क्या बताया गया दोस्तों, पता चला कि कितने रुपए का चुनावी बॉन्ड यहां पे रिलीज हुआ था। तो आप अमाउंट सुन करके दांतों तले अंगुली दबाने वाले, कितना, 695 करोड़, कितना, 695.34 करोड़, कितना याद रखेगा, 695.34
3-4 करोड़ रुपए जो है चुनावी बांड के तहत दोस्तों इन लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने रिसीव किया। कैसे रिसीव किया? तो देखिए नियम क्या बना है, नियम बना है कि अगर 2000 रुपए से कम का है तो आप स्रोत मत बताइए, ठीक है। तो अब राजनीतिक पार्टी जो है इतना छोटा छोटा चंदा तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए मामला हो गया खत्म। ये तो नियम बन गया 2017 में, बात हो गई खत्म। अब राजनीतिक पार्टियों के सामने एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में, जिसको नाम दिया गया चुनावी बॉन्ड का। क्या नाम दिया गया? चुनावी बांड का। ये 2018 में आया दोस्तों चुनावी बांड। और ये चुनावी बांड होता क्या है तो याद रखेगा, 10,000 रुपए, 10,000 नहीं 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, जीरो बढ़ाइएगा खाली आप, जीरो, एक जीरो और बढ़ाइए 1 लाख रुपए, ठीक है, एक जीरो और बढ़ाइए 10 लाख रुपए, ठीक है, कितना? 10 लाख रुपए, एक जीरो और बढ़ाइए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। यहां पे चुनावी बांड जो होता है इसमें कहा गया कि इतने वैल्यू का, 1,000 रुपए की वैल्यू का, 10,000 रुपए वैल्यू का, 1 लाख रुपए वैल्यू का, 10 लाख रुपए वैल्यू का और 1 करोड़ रुपए वैल्यू का यहां पर चुनावी बांड जारी किया जाता है। आप कहोगे सर ये जारी कौन करता है? देखो कुल मिला के मान लीजिए मार्केट है, एक बाजार है, यह एक बाजार है, इस बाजार में ढेर सारे लोग रहते हैं और यहां पर कोई नेता है, ठीक है, और ये नेता को क्या चाहिए दोस्तों? इस नेता को चाहिए क्या? पैसा चाहिए, चंदा चाहिए। तो चंदा अब 2,000 रुपए से नीचे चंदा कितना बटोरेगा? चंदा अब उसको अगर 50 लाख रुपए चंदा चाहिए तो 2,000 रुपए का कितना चंदा बटोरेगा? ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों चुनावी बांड का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस बार का जो चुनावी बांड आया है अब तक का 2018 के बाद से सबसे ज्यादा जो है चंदा का कलेक्शन माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमाउंट भी तो देखिए 695.34 करोड़ रुपए, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां पे इस नेता को जरूरत पड़ती है कि कैसे मार्केट से वो चंदा जो है उठाए, ठीक है, और इसके लिए दोस्तों क्या होता है, ये चुनावी बांड जारी किए जाते हैं। तो 1,000 रुपए का, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए का ये चुनावी बांड जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस चुनावी बांड को अगर खरीदता है तो यह पैसा उस पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को चला जाता है। अब आप कहोगे सर ये बांड मिलता कहां पर है? तो इसके लिए जो एथोराइज्ड बैंक है दोस्तों वो है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई इस तरह के चुनावी बांड को जारी करती है। एसबीआई की हर शाखा में नहीं मिलता, कुछ लिमिटेड शाखाएं हैं जहां पर आपको इस तरह के चुनावी बांड मिल सकते हैं। इसके अलावा ये चुनावी बांड केवल 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं। कितने दिनों के लिए? याद रखिएगा इनकी वैलिडिटी कितनी होती है? इनकी वैलिडिटी होती है सिर्फ 15 दिन, ठीक है, और महीने में केवल 10 दिन के लिए ये बिक्री के लिए उत्पन्न होता है। 10 दिन के लिए ही क्या होता है, ये सेल के लिए उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है और हर महीना, इसका महीना भी डिसाइड है। याद रखिए पहले बार आता है जनवरी में आता है बांड, फिर 2 महीना छोड़ के फरवरी मार्च छोड़ करके अप्रैल में आएगा, अप्रैल में आएगा, फिर मई जून छोड़ करके कब आएगा? अप्रैल के बाद मई जून छोड़ दीजिए, अब जुलाई में आएगा, जुलाई में जारी होता है, और फिर अगस्त सितंबर छोड़ दीजिए तो अक्टूबर में जारी होगा, ठीक है, फिर नवंबर दिसंबर छोड़ दीजिए, फिर जनवरी आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों वो 4 महीने हैं जब ये बांड क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। समझ में आया ना? ये प्रश्न दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से चुनावी बांड के बारे में जान गए होंगे। चुनावी बॉन्ड याद रखिए, जैसे ऐसा भी होता है, मान लीजिए 2-3 लोग मिलकर के कोई चुनावी बांड खरीदना चाहते हैं तो क्या खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं। अकेले भी खरीद सकते हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकते हो, एज अ कंपनी खरीद सकते हो, संयुक्त रूप से 2-3 लोग मिलकर के खरीद सकते हो। हर तरीके से चुनावी बांड खरीदा जा सकता है। एक कंडीशन और यहां पे याद रखेगा, किस जो है चुनावी पार्टी का जो है ये चुनावी बांड आता है, तो याद रखिए इसके लिए कंडीशन है कि कोई भी चुनावी पार्टी हो जो चुनाव लड़ती हो और कम से कम पिछले वोट में, मतलब पिछले बार जब मतदान हुआ था, जब वो कभी खड़ी हुई थी, तो कम से कम उसको 1% का वोट मिला हो, कम से कम 1% का वोट मिला हो, तब तो आप उसका चुनावी बांड सेल के लिए अवेलेबल होगा, नहीं तो अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझ गए ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी आदत है मैं हमेशा देखिए 10 क्वेश्चन लेके आता हूं, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी या पीएससी या अच्छे स्तर के प्रश्न होते हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, और 4-5 क्वेश्चन मैं इस तरह का लेके आता हूं जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। स्टैटिक करंट का जो मुद्दा होता है वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखेगा। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत ज्यादा आपको बताने वाला नहीं, जो पूरी कहानी बताया वो कहानी यहां पर लिखी हुई, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। बाकी जो मेन बातें थी दोस्तों, जैसे 2017 के बाद से 2,000 रुपए
रुपए से अधिक का चंदा नहीं रिसीव कर सकते। वो 5 राज्य जहां पे यह चुनाव हुआ है और ये 695.34 करोड़ रुपए की बात हो गई। ये सभी बातें आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी 1,000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणक में ये चुनावी बांड जारी किए जाते हैं। वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया 15 दिनों की और 10 दिन के लिए परचेजिंग के लिए अवेलेबल रहता है। एसबीआई में कोई भी व्यक्ति जाकर के इसे खरीद सकता है, ठीक है। बाकी चीजें हो गई। अच्छा, यहां पर दोस्तों एक और लिख रहा है कि इसमें 2 प्रमुख समस्याएं भी होती। समस्या क्या है ये सुनिए। समस्या होती है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि जो चुनावी बांड उसने खरीदा है, ठीक है, उसका उपयोग वो कैसे कर सकता है, उसका उपयोग वो कैसे कर सकता है। इसमें थोड़ी सी पारदर्शिता नहीं होती है। केवल गवर्नमेंट को ही पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा चुनावी बांड खरीदा है और किस पार्टी को चंदा दिया। ये केवल गवर्नमेंट को ही पता चलता और किसी को पता नहीं चल पाता। तो कुछ खामियां भी इसकी हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा है कि हाल ही में जेके दत्त जी का निधन हो गया और ये जेके दत्त संबंधित हैं, किससे संबंधित है आपको ये बताना, ठीक है। जेके दत्त जी का निधन हो गया, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का जो है डेथ हो रहा है और यहां पर जेके दत्त जी का भी निधन दोस्तों कोविड की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये बताना आपको कि कौन थे। लिख रहा है सीबीआई के पूर्व चीफ थे या फिर पूर्व चुनाव आयुक्त थे या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे या फिर एनएसजी के पूर्व चीफ थे। तो याद रखिए दोस्तों, ये थे एनएसजी के पूर्व चीफ। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि एनएसजी तो आप जानते हैं, ठीक है। एनएसजी के पूर्व चीफ थे और जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11, ठीक है, जब मुंबई में हमला हुआ था दोस्तों, उस हमला के दौरान एनएसजी में यही क्या थे, महानिदेशक थे। ये क्या थे, याद रखिएगा, यही महानिदेशक थे, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड में ये देश की सेवा किए हुए हैं और अभी इनका निधन हो गया है, जेके दत्त जी का निधन हो गया, इसको याद रखेगा, ठीक है। और उम्र कितनी थी? उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी क्योंकि कोविड की वजह से एक्सपायर किए हैं, तो ये भी याद रखेगा, 72 वर्ष की इनकी उम्र थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा आप सभी को कि वो लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो आप याद रखिए जेके दत्त जी का नाम याद रखिए, क्या नाम है, जेके दत्त जी का नाम याद रखिए। ये जो है एनएसजी, ठीक है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको बोलते हैं। एनएसजी के क्या थे, पूर्व चीफ थे, पूर्व चीफ थे। एक तो इनका निधन हुआ है, ठीक है, चीफ थे। दूसरा निधन हुआ दोस्तों चमन लाल गुप्ता जी का। किसका निधन हुआ है? चमन लाल गुप्ता जी का हुआ निधन, चमन लाल गुप्ता, ठीक है। तो ये चमन लाल गुप्ता क्यों, क्या थे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो याद रखिए भाजपा के नेता थे, भाजपा के नेता थे और पहले के टाइम में ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी हाल फिलहाल की बात बताऊं, हाल फिलहाल मतलब आज ही की बात बताऊं, आज इन द सेंस कल की बात बताऊं, डेथ हुआ है जगन्नाथ पहाड़िया जी का। क्या नाम है? जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हुआ है। और जगन्नाथ पहाड़िया कौन थे? ये राजस्थान के पूर्व सीएम रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। कहां के? राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के क्या रह चुके हैं कि पूर्व सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका भी जो है निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा था डॉक्टर के अग्रवाल जी का निधन हुआ था। किसका हुआ था? डॉक्टर के अग्रवाल जी का निधन हुआ था। और ये के अग्रवाल कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके, इनका भी कोविड की वजह से निधन हो गया। कौन थे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी आईएमए लिख दे रहा हूं, आईएमए के क्या थे? पूर्व अध्यक्ष थे। इनका भी जो है निधन हो चुका है, ठीक है, इनका भी निधन हो चुका है। इसके अलावा कौन निधन हुआ है खेल से? और किसी को याद है खेल से? रविंदर जडेजा। किसका निधन हुआ है? रविंदर जडेजा जी का भी निधन हुआ है। रविंदर जडेजा, एक साथ बहुत सारा याद करिए, ठीक है। ये कौन थे? ये बीसीसीआई में थे। किसमें थे? जैसे आईसीसी का नाम सुना होगा ना, वैसे भारत में बीसीसीआई है। ये बीसीसीआई के रेफरी थे। क्या थे? ये बीसीसीआई के रेफरी थे जिनका निधन हो गया, ठीक है। एक और नाम हम लोगों ने पढ़ा था, गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, नाम क्या था? नरसिम्हन, ठीक है। क्या नाम था? नरसिम्हन। तो नरसिम्हन जी का निधन हो गया, ठीक है, जिन्होंने फैसले वाला प्रमेय दिया था, नरसिम्हन, ठीक है, ठीक है, नरसिम्हन। ये क्या थे? ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऐसे बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है। एक खेल से और थे, कौशिक जी का निधन हुआ, उनका नाम भी याद रखेगा, हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। मास्को वाला जब ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है, याद रखेगा। जितने इंपॉर्टेंट थे अभी रिसेंट में जो हुए हैं उसका नाम मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी के डिटेल आपके सामने दिए गए हैं कि एनएसजी के ये पूर्व चीफ रहे हैं और बाकी का यहां पर डिटेल आपको बता दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के
EY के अक्षय ऊर्जा सूचकांक पर किस स्थान पर? अच्छा, कह रहा भारत जो है ये अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? अक्षय ऊर्जा सूचकांक में, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, पहला स्थान, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, दूसरा नहीं है यहां पर, तो ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए भारत का स्थान कौन सा है। चलो मैं आपको बताता हूं, याद रखेगा इसमें पहला स्थान है अमेरिका का। किसका स्थान है? अमेरिका का स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो दूसरा स्थान चीन का है, दूसरा स्थान चीन का है। तीसरा स्थान किसका है? तो भारत का है, ठीक है। ये नया डेटा है दोस्तों, 2021 का डेटा है, ठीक है, ये नया है। 2020 की अगर बात करेंगे तो 2020 में भारत का स्थान था चौथे नंबर पे भारत था, इसको याद रखेगा। अब भारत आ गया है तीसरे पायदान पे। किसमें? तो याद रखेगा अक्षय ऊर्जा सूचकांक में। अक्षय ऊर्जा सूचकांक, ये अक्षय ऊर्जा सूचकांक क्या होता है? तो याद रखे दोस्तों, आपने फोटोवोल्टिक का नाम सुना है? पीवी फोटोवोल्टिक का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो मैं आपको बता दे रहा हूं। फोटोवोल्टिक टेक्निक क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह की प्रौद्योगिकी होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, यानी प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल दी जाती है। इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल या फिर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। उसमें जो है भारत किस सूचकांक पर है? तो याद रखेगा एक नया सूचकांक आया, इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत को यह पुरस्कार मिला है, मतलब यह स्थान मिला है। भारत का स्थान यहां पर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेगा भारत यहां पर तीसरे स्थान पर है। एक थोड़े समय पहले दोस्तों एक और सूचकांक आया था, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। कौन सा आया था? लिख लीजिएगा जरा। वैश्विक, दिख रहा है कि नहीं? उस पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूं, ठीक है। अभी दिखेगा, वैश्विक, नहीं दिख रहा है, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इस सूचकांक में दोस्तों याद रखेगा भारत का कौन सा स्थान था? तो टोटल 115 देश इसमें थे और 115 देशों में भारत का जो स्थान था दोस्तों कितना था? याद रखेगा 87। कौन स्थान था? 87वां स्थान था। और टोटल देश कितने थे? टोटल देश कितने थे? तो उस समय इसमें थे 115 देश। एक अलग था, ये अभी पिछले महीने आपका ये इंडेक्स जारी हुआ था और इस महीने ये अक्षय ऊर्जा वाला इंडेक्स जारी हुआ है। इसको भी आप याद रखेगा। याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा के लिए भारत अमेरिका के सहयोग से एक 450 गीगावाट, कितना? 450 गीगावाट का एक प्लांट भी लगा रहा है। किसके सहयोग से दोस्तों? अमेरिका के सहयोग से। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है सौर फोटोवोल्टिक, पीवी माने होता है फोटोवोल्टिक, मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के लिए यानी कि बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत अक्षय ऊर्जा सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंचा। इसके पहले भारत चौथे स्थान पर था, अब वो आ गया तीसरे स्थान पर, ठीक है। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। कह रहा भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2030 में जो है एक आया है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें भारत ने कहा था कि हम जो है 450 गीगावाट का क्या करेंगे? एक प्लांट लगाएंगे जो इससे संबंधित होगा। और जो पिछला वाला था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें 115 देशों की सूची में भारत का स्थान था 87। कौन था स्थान था? 87। इतनी बात आप याद रखिए, एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हुआ आप जो है आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीजें लिख रहा है कि यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो धूप को यानी प्रकाश को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में सबसे तेज उत्पादक भागों में से इसको एक माना जाता है। पारंपरिक सौर सेल जो है सिलिकॉन से तैयार किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर पीवी संयंत्रों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। आप सभी ये सब जानते हैं, नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ठीक है, कितने स्थलों को पहले देखिए यहां पर दो तीन बातें। एक तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया गया कुल 9 स्थानों को प्रस्तुत किया गया था। कितने स्थान को? 9 स्थानों को दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये 9 जो है शामिल नहीं किए गए। यूनेस्को ने क्या किया दोस्तों? यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को क्या करता है? जितने भी विश्व विरासत स्थल होते हैं, ठीक है, उनको जो है नॉमिनेट करता है। तो यहां पर यूनेस्को ने इस 9 में से 6 स्थान को क्या कर लिया? अपनी अस्थायी सूची में शामिल कर लिया। ठीक है, बात आती है सर कि ये अस्थायी सूची क्या है, मतलब अभी अस्थायी रूप से शामिल नहीं हुए। दोस्तों अस्थायी सूची मींस क्या होता है? जैसे कोई भी जगह आया, मान लीजिए जो 6 जगहें हैं, ये 6 जगह सबसे पहले भारत ने प्रस्तुत किया, तो यूनेस्को क्या करता है? अपनी अस्थायी सूची में डालता है और लगभग 1 साल बाद पूरी जांच
जांच पड़ताल के बाद तब इसको जो है परमानेंट में तब्दील किया जाता है, इसको अस्थाई सूची में डाल दिया जाता है। 1 साल का यहां पर समय लगता है। तो अभी कितने स्थान हो गए दोस्तों? तो अभी कुल 6 स्थान हैं जिनको अस्थाई सूची में यहां पर यूनेस्को ने क्या किया है, शामिल किया। ठीक है, वो भी 6 स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर वो 6 स्थान है कौन कौन से? तो याद रखेगा दोस्तों, उन 6 स्थानों में नाम आता है, एक स्थान है महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक सैन्य वास्तुकला था मराठाओं से संबंधित। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र का मराठा से संबंधित, आप समझ जाएंगे ना, संबंधित की लिखना पड़ेगा, लिख ही दे रहा हूं, मराठा से संबंधित सैन्य वास्तुकला, क्या बोलेंगे उसको, सैन्य वास्तुकला। ठीक है, एक तो आपका ये पहला हो गया। दूसरा दोस्तों क्या था? दूसरा था आपके कर्नाटक में, क्या था? कर्नाटक में आपने पढ़ा होगा इतिहास में महापाषाण काल के बारे में, जहां बड़े बड़े खंडों के बीच में शव को दफनाया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में क्या था दोस्तों? कर्नाटक में महापाषाण शिलाएं। ठीक है, महापाषाण शिलाएं जो थी उनको भी जो है यहां पर नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि 6 है ना टोटल, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा क्या दोस्तों? इसके अलावा वाराणसी अपना है, वाराणसी का गंगा घाट, वाराणसी में आपको पता है 88 घाट है टोटल। ठीक है, 80 घाट, 88 ने 80 घाट हैं, तो याद रखेगा यहां पर गंगा घाट जो है दोस्तों, इसको भी यहां पर नॉमिनेट किया गया। एक और स्थान है दोस्तों कांचीपुरम का मंदिर, क्या नाम है? कांचीपुरम का मंदिर। ठीक है, कांचीपुरम का मंदिर। ठीक है, इसको भी दोस्तों यहां पर जो है रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट के बारे में, जबलपुर में है ना भेड़ा घाट, याद रखेगा, एमपी लिख दे रहा हूं, एमपी का भेड़ा घाट, और एक और है भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। कौन सा? भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। ठीक है, तो भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट, ये तो कितने हुए? 5 ही हुआ यार, एक और कोई छूट रहा है। महाराष्ट्र वाला हो गया, कर्नाटक हो गया, वाराणसी हो गया, कांचीपुरम हो गया, भेड़ा घाट हो गया, और क्या है? और है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, वाराणसी, कांचीपुरम, भेड़ा घाट और सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सतपुड़ा का, ठीक है, जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इस टाइगर रिजर्व को भी यहां पे रखा गया। ठीक है, तो ये सब याद रखें दोस्तों, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इसको अस्थाई सूची में डाला जा रहा है, कल आपको जो है यही चीजें अस्थाई सूची में भी डाली जाएंगी, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कुल मिला जुला के अभी देखा जाए परमानेंट वाली सूची की बात करें, तो परमानेंट वाली सूची में दोस्तों कुल कितने स्थल हैं? ठीक है, पर इधर लिख दे रहा हूं नए पेज पे, परमानेंट वाली सूची यानी अस्थाई सूची की बात किया जाए तो अस्थाई सूची में भारत के कुल कितने स्थल हैं? ठीक है, तो मैंने कई जगह नेट पर चेक किया, चेक करने के बाद दोस्तों कई जगह जो है बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बट मुझे जो जानकारी है, मुझे जानकारी दोस्तों की टोटल 30, अगर आपको इसके बारे में कुछ अपडेटेड लिस्ट होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, टोटल 38 ऐसे स्थल हैं, ठीक है, जिनको क्या किया गया? अस्थाई सूची में रखा गया है। इसमें से 30 अलग कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद 30, 7 और 1 का, ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन है, 30, 7 और 1 का। ठीक है, 7 वाले में कौन सा है? ये 7 वाले प्राकृतिक है। क्या है ये 7 वाले? क्या है? जैसे देखिए कई तरह के होते हैं, सांस्कृतिक स्थल होता है, कुछ मिश्रित होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं। तो 30 क्या रखा गया दोस्तों? ये 30 स्थल ये सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित है, ये प्राकृतिक से संबंधित है, और एक जो है स्थान वो मिश्रित से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो टोटल मिला के 30, 7, 37, 38 हैं जो परमानेंट वाली लिस्ट में। इसके बाद जो भी होंगे वो क्या है? अभी जैसे 6 आ रहे हैं, ठीक है, तो 6 अलग से हैं, उसको आप अलग से याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्या परीक्षा में पूछ सकता है? परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो क्या बताएंगे? पेरिस में है। ठीक है, और पेरिस कहां पड़ता है दोस्तों? तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पे एफिल टावर देखा ना आपने, ये फ्रांस की राजधानी है। कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस ये किस नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे? सीन नदी। कौन सी नदी दोस्तों? यहां पर याद रखेगा, सीन नदी के किनारे दोस्तों ये जो है फ्रांस का पेरिस पड़ता है, राजधानी पड़ती, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी कभार दोस्तों आपसे स्थापना पूछता है, तो जब यूएन की स्थापना हुआ था 1945 में, वही टाइम है, उसी टाइम यूनेस्को की भी स्थापना हुई थी 16 नवंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर। ठीक है, कहोगे सर आपका बड़ा डेट याद रहता है, मैं तो डेट को डेट से जोड़ के पढ़ता हूं, मेरी पत्नी का जन्मदिन इसी दिन। ठीक है, इसीलिए याद है, याद रखेगा 16 नवंबर। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो सारी बातें यहां पर दी गई हैं, आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है? दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने इस म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताया था, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा था कि कोरोना वायरस के बाद, ठीक है, अभी तो हमने कोरोना वायरस के तमाम तरह के म्यूटेंट देखे और डबल म्यूटेंट देखा, ट्रिपल म्यूटेंट देखा, अलग अलग तरह के म्यूटेंट देखे, ठीक है, जो कि सबसे जानलेवा रहा ही। अब उसको अलावा भी ब्लैक फंगस नजर आ रहा है, ठीक है। ये ब्लैक फंगस कब नजर आता है, मैंने आपको पूरी कहानी आपको याद दिला देता हूं, इस प्रश्न से हट के जो मैं आपको पढ़ाया था वो बताता हूं। मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक फंगस के बारे में याद रखिए कि कोविड पेशेंट जिनके अंदर ऑक्सीजन का स्तर कम होता था, उनको या तो वेंटिलेटर दिया जाता था या फिर उसके साथ ऑक्सीजन मास्क वगैरह दिया जाता था। अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी तो ऐसे में एक स्पेशल दवा दी जाती थी। उस दवा में क्या होता था? एस्टेरॉयड होता था। क्या होता था? एस्टेरॉयड होता था। और यह एस्टेरॉयड जो गंभीर किस्म के कोविड मरीज हुआ करते थे उनको दिया जाता था। बाद में पता चला कि ऐसे मरीज जिनके अंदर एस्टेरॉयड की मात्रा ज्यादा हो गई है, वे लोग ब्लैक फंगस से प्रभावित हो रहे हैं। और ब्लैक फंगस के बारे में मैंने एक और कहानी बताया था कि ब्लैक फंगस जिसको हो जा रहा है, आंखें एकदम लाल हो जा रही हैं, बुखार वगैरह, वो तो नॉर्मल सिम्टम है। ये ब्लैक फंगस हमारी हड्डियों तक को गला देता है, ठीक है। ये ब्लैक फंगस जगह जगह क्लॉटिंग शुरू करता है। ये ब्लैक फंगस हमारे जो मस्तिष्क होते हैं उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बाधित कर देता है और इसकी वजह से व्यक्ति अत्यंत कम समय में क्या हो जा रहा है? एक्सपायर हो जा रहा है। अब यहां पर कहा गया दोस्तों, केंद्र सरकार ने यहां पर राज्यों को गाइडलाइन दिया है कि सभी राज्यों से निवेदन है, सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे ब्लैक फंगस को हल्के में न लेते हुए, यानी ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को हल्के में न लेते हुए इसको क्या करें? महामारी घोषित करें, ठीक है, महामारी घोषित करें। महामारी से संबंधित कौन सा एक्ट है दोस्तों? तो एपिडेमी, याद रखेंगे, एपिडेमी। एपिडेमी जानते हैं ना? एपिडेमिक कब बोला जाता है? जब कोई रोग का प्रसार बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक डिजीज एक्ट एक आया था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, और यह एक्ट आया था दोस्तों 1897 में। कब आया था? 1897 में आया था, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सभी राज्यों से अनुरोध है कि वह इसको क्या घोषित करे? महामारी घोषित करे, महामारी अधिसूचित करे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर राज्यों ने इसको अधिसूचित करना शुरू कर दिया है। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि राजस्थान ने क्या किया है? इसको अधिसूचित किया है। अगला सवाल आप ये पूछोगे हमसे कि क्या सर केवल राजस्थान ने घोषित किया? नहीं, राजस्थान ने केवल नहीं घोषित किया। यहां पे याद रखेंगे राजस्थान से पहले भी जैसे तमिलनाडु ने घोषित कर चुका है, तमिलनाडु इसको क्या कर चुका है? ब्लैक फंगस को घोषित कर चुका है, ठीक है, महामारी के रूप में। तेलंगाना जो राज्य है दोस्तों ये भी घोषित कर चुका है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश यह भी घोषित कर चुका है, ठीक है। और अब चौथे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा राजस्थान ने भी घोषित कर दिया। मैं आगे आपको एक प्रश्न नहीं दोबारा पढ़ाने वाला हूं, क्यों? क्योंकि अब तो नंबर लग गया ना। अब तो बहुत सारे राज्य क्या करेंगे? इसको महामारी घोषित करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश भी आ गया, तो लोग घोषित करेंगे, घोषित करें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आप आगे याद रखेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग यहां पर देखेंगे। लिख रहा है राजस्थान ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुका है, ठीक है, बाकी चीजें मैं बता दिया। कह रहा ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। याद रखेगा, अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो है दोस्तों ये सार्स कोविड-19 इसको बोलते हैं, ये वायरस से फैलने वाला रोग है। क्या है? ये वायरस से फैलने वाला रोग है। वहीं अगर मैं बात करूं इस ब्लैक फंगस की, तो याद रखेगा ये कवक से फैलने वाला रोग है, जिसको आप फंगस बोलते हैं। कवक से फैलने वाला यह रोग है। करा यह म्यूकरमाइसिटिस नामक फफूंद के कारण होता है जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में क्या है? मौजूद हैं। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनको स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हैं या जो कीटाणु और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, वो लोग ज्यादा अफेक्टेड है। इसके अलावा ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, ठीक है, वे भी इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। बाकी की बातें मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? जरा सोच समझ के बताना, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? सोच के आराम से बताइए, ठीक है। मधुमक्खी दिवस, देखिए एक बढ़िया सा इमेज मेरा लगा यहां पर, लिखा है कि एकता के साथ हर नामुमकिन काम मुमकिन किया जा सकता है। और मधुमक्खियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कैसे मधुमक्खी एक एक फूलों से रस लेकर के आती हैं और एक एक जो है यहां पर लोग मिलकर के, ये एकता है तभी ये हो पाता है, ठीक है। तो इससे हमको कुछ सीखना चाहिए। याद रखें विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को। कब मनाया जाता है? 20 मई को। 20 मई को दोस्तों 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो आपका मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस, कौन सा? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है।
मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और क्या मनाया जाता है, सोच समझ के बताइए, जरा याद करके बताइए। विश्व मधुमक्खी दिवस के अलावा क्या मनाया जाता है, ठीक है, मेट्रोलॉजी दिवस, ठीक है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। कुछ लोग बोलेंगे सर मेट्रो ट्रेन वगैरह का कोई दिवस है क्या, नहीं यार, मेट्रोलॉजी दोस्तों ये बाट माप से संबंधित होता है। किससे, बाट माप से संबंधित होता है, अरे तौलने से, मापने तौलने से यार, ठीक है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, ठीक है, मेट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। तो याद रखेगा इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से, विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, ये 2 तरह के दिवस दोस्तों यहां पे मनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आध 2 प्रश्न और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ये अगर यहां पे किया गया 19 मई को, तो मुझे नहीं याद है कि कोई दिवस मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता। 18 तारीख वाली मैंने आपको पढ़ाया था विश्व संग्रहालय दिवस, क्या पढ़ाया था, विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है कब, म्यूजियम डे, ठीक है, याद रखेगा कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 18 तारीख को। और 17 तारीख को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो 17 को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस, क्या मनाया जाता है, दूरसंचार दिवस, ठीक है। इसके पहले वाला 16 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट था, 16 तारीख को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसे पढ़ते ना, 16 तारीख में राष्ट्रीय डेंगू दिवस और कृषि पर्यटन दिवस, और कौन सा दिवस, एक और था ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये 3 दिवस थे 16 तारीख को। 15 तारीख को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। खैर छोड़िए सब बात की बातें, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न यहां पे और नोट करिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर मधुमक्खी की, अगर बात करें मधुमक्खी की, जरा ध्यान से आप सुनिएगा, मधुमक्खी की बात करूंगा, जैसे आपने सुना हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलाग। क्या नाम था, लिख दूं क्या, चलिए स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा हरित क्रांति के जनक, तो जैसे ही हरित क्रांति की बात आती दोस्तों, आपने पढ़ा हरित क्रांति में हम लोग 2 लोगों का नाम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं नॉर्मन बोरलाग का, नॉर्मन बोरलाग का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं किसका पढ़ते हैं दूसरा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, अरे यार भारत वाले जनक कौन थे भाई, जरा याद करके बताओ, मैं तो भूल गया, सब मैं ही बताऊंगा, सोच समझ के बताओ, ठीक है, वर्गीज कुरियन मत बोल देना गलती से, ठीक है, सोच समझ के बताओ। जैसे आप जब आप पढ़ते हो दुग्ध, ठीक है, तो दुग्ध क्रांति यानी जिसको आप श्वेत क्रांति कहा जाता है, इसमें पढ़ते हो वर्गीज कुरियन के बारे में, किसमें पढ़ते हो, वर्गीज कुरियन के बारे में, ठीक है, वर्गीज कुरियन के बारे में, ठीक है, ये पढ़ते हो। उसी तरह से अगर मैं मधुमक्खी की बात करूं, ठीक है, मधुमक्खी की बात करूं तो मधुमक्खी से संबंधित कौन है दोस्तों, जैसे हम लोग वैसे पढ़ते हैं एपीकल्चर के बारे में, अगर उससे संबंधित बात करूं मैं कि इसके प्रणेता कौन है, तो याद रखेगा एंटोन जॉनस, क्या नाम है, एंटोन जॉनस, ठीक है, एंटोन जॉनस क्या है, इसके प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आप याद रखेगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं और भी चीजें पढ़ लेते हैं। लिख रहा विश्व मधुमक्खी दिवस ये हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है, और इसका पालन के प्रणेता कौन है, एंटोन जॉनसन है, जिनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। खैर कोई जरूरत नहीं याद करने का। कर दुनिया के खाद्य उत्पाद का लगभग 33% ये मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, ठीक है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर द बीच, ठीक है। और मेट्रोलॉजी दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है 20 तारीख को ही, और इसमें क्या है याद रखेंगे, मेट्रोलॉजी में हमेशा माप का अध्ययन किया जाता है, बाकी की चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट करके अलग हुआ है। यह हिमखंड कहां से टूट करके अलग हुआ है यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कि बाल्टेरा ग्लेशियर से, अंटार्कटिका ग्लेशियर से, या साइबेरिया ग्लेशियर से, या फिर आपके सामने है अथाबास्का ग्लेशियर से। कहां से यह आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, सोच समझ के जल्दी से बताइए कहां से हुआ। चलिए आइए मैं बताता हूं। अगर यहां पर आपने अथाबास्का ग्लेशियर की बात करूं तो पहले आप जान लीजिए अथाबास्का है कहां पर, ठीक है। अथाबास्का ग्लेशियर दोस्तों स्थित है कनाडा में। कहां पर स्थित है अथाबास्का ग्लेशियर, ये कहां पड़ता है, ये कनाडा में पड़ता है, इसको याद रखिए। साइबेरिया ग्लेशियर कहां पड़ता है, ये आपको पता होगा, रूस में है, ठीक है। अंटार्कटिका कहां पर पड़ता है, ये तो सभी को पता है कि अंटार्कटिका में ही है, ठीक है। और बाल्टोरा ग्लेशियर कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका एशिया में पड़ता है। आपने काराकोरम श्रेणियों के बारे में सुना होगा, ठीक है, वहां के पास में पाया जाता है बाल्टोरा ग्लेशियर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, हिमालय से रिलेटेड है। ये चारों ग्लेशियर का पहले लोकेशन पता चल गया। अब पता क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर अलग हुआ है। भाई कितना बड़ा हिमखंड टूट के अलग हो गया, कोई पहाड़ टूट गया क्या? हाँ, ये पहाड़ के जैसा ही दोस्तों हमारे सर पे कुछ टूट चुका है, ठीक है। कितना? पहाड़ के जैसा है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा। कितना लंबा चौड़ा? तो याद रखें दोस्तों, ये ग्लेशियर था 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा। अब
आप अनुमान लगाओ कि कितना बड़ा एक ग्लेशियर टूट करके अलग हुआ है। और इतने बड़े ग्लेशियर की अवस्थिति यहां पर तो नहीं हो सकती, ना तो कनाडा वाले में, रूस वाले में हो सकती है, लेकिन ना तो एशिया वाले में, यानी कंफर्म है कि बाल्टोरा और अथाबास्का में नहीं हो सकती। अब आपके सामने दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि या तो अंटार्कटिका उत्तर होगा या तो क्या उत्तर होगा, साइबेरिया होगा। सही उत्तर है दोस्तों यहां पर अंटार्कटिका ग्लेशियर, ठीक है। अंटार्कटिका ग्लेशियर में यहां पर बहुत बड़ा हिमखंड इससे टूट करके अलग हुआ है और इस हिमखंड का नाम दिया गया दोस्तों A76। क्या नाम दिया गया है, A76। इसके पहले दोस्तों A74 नाम का एक ग्लेशियर यहां से टूट कर अलग हुआ था और हमेशा इस तरह की प्रक्रिया वहां पर चलती रहती है। देखिए अंटार्कटिका में क्या है, ये एक तरह से दक्षिणी ध्रुव का मुख्य हिस्सा माना जाता है और यहीं पे दक्षिणी ध्रुव है और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये बर्फ से जो है ढका हुआ है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं हमेशा होती रहती हैं कि यहां से ग्लेशियर टूटते हैं, समुद्र में मिलते हैं, इस तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में इतना बड़ा ग्लेशियर कभी यहां से टूट करके अलग नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये टूट करके अलग जो हुआ है ये जाके तैर रहा है कहां पर, वेडल नाम का एक सागर पड़ता है, वेडल सागर। कौन सा, वेडल सागर। ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे पड़ेगा या आप कह सकते हो कि अंटार्कटिका के पास में ही है वेडल सागर। सागर क्या एक खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, ठीक है, इसी तरह के खाड़ी है उसी अंटार्कटिका के पास में, उसी में यह तैर रहा है। इसके बारे में पता कैसे चला, अरे कोई जाके थोड़े पता करेगा यार, इसके बारे में पता चला एक सैटेलाइट से, ठीक है। वो एक यूरोपियन अंतरिक्ष की सैटेलाइट थी जिसका नाम था कॉपरनिकस सेंटिनल, ठीक है। एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कॉपरनिकस सेंटिनल। क्या नाम है, सेंटिनल। ये एक जो सैटेलाइट है दोस्तों, इस सैटेलाइट से इसके बारे में जो है पता किया गया कि अंटार्कटिका में इतना बड़ा ग्लेशियर टूट करके अलग हुआ। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्लेशियर टूटते हैं और पिघलते हैं तो पिघलने के फलस्वरूप जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ेगा तो जितने भी किनारे के द्वीप हैं वे सभी डूब जाएंगे या उनके डूबने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। याद रखेंगे ना, इतनी बातें याद रखेगा। प्लस अभी दोस्तों हम लोगों ने एक दिन पहले ही पढ़ा था करंट अफेयर में कि 2060 तक पता चल रहा है कि यहां पर मैक्सिमम जो ग्लेशियर हैं ये पिघलने लगेंगे, क्योंकि समुद्र का जल जो है वो गर्म हो रहा है और गर्म होने की वजह से जो यहां पर हिमखंड हैं जो समुद्र से टच में हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और नीचे का हिस्सा अगर पिघलेगा तो एक ऐसा समय आएगा जब बड़े बड़े ग्लेशियर टूट करके अपने आप इस पानी में जाकर के मिल जाएंगे और समुद्र का जलस्तर यहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें यहां पर दे रहा है, आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़िए। हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र, ये किस देश में स्थित है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है आपको ये बताना है। चलो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, ठीक है, और इस कहानी को सुन करके आपकी तबीयत खुश हो जानी है। चलो सुनो कहानी क्या है दोस्तों। भारत की स्थिति आपको पता ही है, भारत से आप एक कदम आगे बढ़ोगे पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान से आप आगे बढ़ोगे अफगानिस्तान आ जाएगा और अफगानिस्तान से आगे आ जाओगे तो पहुंच जाओगे ईरान। कहां पहुंच जाओगे, ईरान, ठीक है। हमेशा याद रखना पाकिस्तान न, अफगानिस्तान न और फिर न के बाद न ही आएगा ईरान, ठीक है। तो आप पहुंच जाते ईरान में, ठीक है। ईरान में दोस्तों भारत के साथ बड़ा अच्छा संबंध चल रहा था ईरान का, ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि इस दौरान दोस्तों चाबहार पोर्ट बनाया गया था। यहां पर क्या बनाया गया था, चाबहार पोर्ट, ठीक है। इसके निर्माण में भी भारत ने बड़ा योगदान दिया था। और कहानी दोस्तों कुछ ऐसी शुरू होती है कि कुछ दिनों पहले चाइना क्या करता है, ईरान के करीब आता है। कौन आता है, चाइना जो है, चीन जो है हमारा पड़ोसी देश, ये ईरान के करीब आता है। इसने ईरान के साथ एक समझौता किया कि अगले 25 वर्षों तक आपसे तेल मैं खरीदूंगा, ठीक है। उसके लिए कीमतें पहले ही तय हो गई, ठीक है, कि आपसे तेल मैं खरीदूंगा। 25 वर्ष का एक जो है यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ और उस साइन के जो है बिहाफ पे चीन ने यहां पर कितना रुपया दिया ईरान को, याद रखेगा 400 अरब डॉलर। कितना, 400 अरब डॉलर रुपए यहां पे ईरान को मिला। ईरान को जरूरत क्यों थी, क्योंकि आपको पता होगा कि काफी लंबे समय से ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध की वजह से जो ईरान है ये अपना बहुत अच्छा विस्तार वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए थे। तो आयात निर्यात जो है बड़ा इफेक्टिव होता था, बड़ा दिक्कत होता था, बड़ा प्रभावित होता था, ठीक है। लेकिन जब से अमेरिका का यह प्रतिबंध हटा है और इसको पैसे की जरूरत थी, भारत क्या कर रहा था दोस्तों, भारत की एक कंपनी है
ओएनजीसी। कौन सी कंपनी है? भारत की कंपनी ओएनजीसी, जो क्या करती है दोस्तों? ओएनजीसी ये गैस से संबंधित प्राकृतिक गैस का खोज वगैरह करती है, उसको निकालती है, फिल्टर करती है, फिर मार्केट में लेके आती है। ठीक है, ये सारा काम। तो ये ओएनजीसी कंपनी ये ईरान की कंपनी के साथ दोस्तों एक समझौता की हुई थी। यहां पर ईरान के कंपनी के साथ समझौता की हुई थी कि हम आपके देश में क्या करेंगे? प्राकृतिक गैस का पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? और ये वही प्राकृतिक गैस है जिसको नाम दिया जाता है फरजाद बी गैस। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ईरान की कंपनियां भी ढूंढ रही थी और भारत की कंपनी भी ढूंढ रही थी। तो भारत की जो कंपनी थी इसने ढूंढ लिया उस क्षेत्र को, जिसका नाम रखा गया फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र। ठीक है, फरजाद बी उसका नाम दिया गया। लेकिन अब क्या था कि इस फरजाद बी में जब ये खोज हो जाएगा तो यहां पर दोनों देश मिलकर के साझेदारी के साथ वहां पर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही गैस क्षेत्र मिला यहां पर ईरान मुकर गया। ईरान ने इस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए आगे बात कर दी। ठीक है, कि मैं इसको नहीं करूंगा। अगर ये समझौता कैंसिल हो रहा है तो इससे भारत को एक लंबा नुकसान होने वाला है। कितना नुकसान होने वाला दोस्तों? तो याद रखें, भारत का अनुमान है कि हमें लगभग 3 अरब डॉलर रुपए का नुकसान होगा। कितना? 3 अरब डॉलर, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट से रिलेटेड भी कुछ समझौते थे जिसको अभी कुछ समय पहले ही क्या किया? ईरान ने खारिज कर दिया है और उसकी वजह से भी भारत को 2 अरब डॉलर का झटका लग चुका है। यानी अकेले ईरान भारत को 5 अरब डॉलर का झटका दे चुका है। बदले में दोस्तों यहां आप देख ही रहे हैं कि 400 अरब डॉलर का उसको फायदा हो गया है। इसलिए अब वो चीन की बातें ज्यादा सुन रहा है और भारत के साथ उसके संबंध खराब होते चल रहे हैं। ठीक है, जिसको याद रखेगा, ये जो गैस क्षेत्र है ये ईरान से संबंधित है। मैंने पूरी बातें आपके सामने आसान शब्दों में खोल के रख दिया। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सारी बातें पता चल गई होंगी। दोस्तों याद रखिए, जब कभी मैं इतना मन से पढ़ाता हूं ना तो पढ़ने के बाद दोस्तों आपका फर्ज बनता है, एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है, तो जितने लोग देख रहे हो एक लाइक तो जरूर दे दो। ठीक है, एक लाइक जरूर दे दो। देखिए आपके लाइक देने से क्या होता है? मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे और अच्छा फील होता है कि मुझे और बेहतर काम करना। अगर आप चाहते हैं, सब आपके हाथ में, आप कहते हैं नितिन सर आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपको और बेजोड़ प्रश्न मिले, और बेहतर तरीके से मैं काम करूं, और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए, तो यार आपको साथ देना पड़ेगा। मेरा ही नहीं, स्टडी 91 पे जितने भी लोग पढ़ाते हैं उन सभी लोगों का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि यार एक टीचर को चाहिएगा, एक टीचर को जब तक शाबाशी नहीं मिलती, जब तक वाहवाही नहीं मिलती, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जो उसको चाहिए आप उसको दो, आप उसको दोगे, आप देखो आप उसको निचोड़ पाओगे कि कितने बेहतर मटेरियल वो लोग आपको लाके दें। इसके लिए जरूरी होगा यार अटेंशन सिर्फ टीचर का रहे, अटेंशन आपका भी तो होना चाहिए। यार हम पढ़ाने के प्रति अगर अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे हैं तो आप भी तो अपना उत्तरदायित्व समझिए कि आपको पढ़ने के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है। तो स्टडी 91 से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निवेदन है दोस्तों हाथ जोड़ करके कि यहां पर जितनी भी क्लासेस दी जाती हैं, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके हो, कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो दोस्तों, उन सभी लोगों के साथ आप बन के चलिए। देखिए हम लोग ज्यादा वीडियोस नहीं देते हैं, एक दिन में आपको परेशान करने के लिए हम लोग भी चाहें तो दिन भर में 30-35 वीडियो लगा दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नहीं होता है कि आपको लिमिटेड चीजें दिया जाए, उतना ही दिया जाए जितना पढ़ करके आपका पेट और मन दोनों भर जाए, आत्मा आपकी तृप्त हो जानी चाहिए। आप करंट अफेयर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा, और जो लोग यूपीएसआई का कोर्स लिए होंगे वो एक बार मूल विधि जो लोग पढ़ रहे होंगे, मैं निवेदन करूंगा अगर आपने मूल विधि का कोर्स परचेज किया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने दिल में क्या है आपके और आप क्या कहना चाहते हैं, क्लास कैसी लग रही है आपको, एक कमेंट करके बताइए ताकि लोग जान पाए उसके बारे में कि वाकई इस तरह की चीजें यहां पर चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, पूरी बातें जो अभी थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में और उत्तरी अंडमान सागर में क्या आ रहा है? एक नया चक्रवात आने की संभावना है। ठीक है, यह चक्रवात अभी एक चक्रवात से हम लोग जूझ ही रहे थे। अरब सागर में दोस्तों चक्रवात आया ना। ठीक है, अरब सागर में एक चक्रवात आया, भारत के पश्चिमी साइड में जो चक्रवात आया जिसका नाम है ताउते। क्या नाम था? ताउते चक्रवात। इस चक्रवात से भी हम लोग जूझ ही रहे थे। इस चक्रवात के कारण आपने देखा कि गुजरात वगैरह में लैंड फॉल्स वगैरह भी देखे गए। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है तबाही मचा ही रहा था कि एक चक्रवात की और एंट्री हो रही है। ठीक है, और उस चक्रवात का नाम क्या है? करा तौकते चक्रवात, निसर्ग चक्रवात, यास चक्रवात या वायु चक्रवात। तो याद रखें दोस्तों, इस जो चक्रवात का नाम है वो है यास चक्रवात। ठीक है, यहां पे मैंने बताया था कि ताउते चक्रवात का जो नाम था ये म्यांमार ने दिया था। किसे दिया था? ये म्यांमार ने दिया था। वहीं यास चक्रवात का जो नाम है दोस्तों ये ओमान ने दिया है। किसने दिया है? ओमान ने दिया है। किसने दिया है? यात चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया। ठीक है, एक तो आप इसको याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ओमान का मतलब, ओमान में यास का मतलब क्या होता है? तो यास का मतलब होता है चमेली का फूल। क्या होता है?
चमेली का फूल, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि म्यांमार में ताउते का मतलब क्या होता है, तो एक तेज आवाज करने वाली छिपकली। क्या था यहां पे इसका मतलब बताया था कि तेज आवाज करने वाली छिपकली, ठीक है, करने वाली छिपकली, ठीक है, छिपकली। तो ये सभी चीजें आप याद रखा करें दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है, इस तरह की चीजें आती रहती हैं दोस्तों। अगर मैं ओमान की बात आई गई है तो ओमान में दोस्तों कुछ टाइम पहले 2018 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था मेकानू चक्रवात। कौन सा? मेकानू। इसने प्रभावित किया था ओमान को, ठीक है। और वायु चक्रवात की अगर हम बात करें तो यह चक्रवात 2019 में आया था। और कहां पे आया था दोस्तों? तो आया था गुजरात में। कहां पर आया था? यह गुजरात में आया था, ठीक है, गुजरात में आया था। और निसर्ग चक्रवात कहां पर आया था दोस्तों? निसर्ग तो बहुत बाद में आया है, निसर्ग चक्रवात, ठीक है। तौकते इसका नाम म्यांमार ने दिया। निसर्ग आपका महाराष्ट्र में आया था और यह आया था 2020 में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, महाराष्ट्र नोट कर लीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब याद रखे दोस्तों, आपके लिए जरूरी प्रश्न है, ठीक है। 2021 का ये दूसरा चक्रवात है, पहला तौकते चक्रवात, दूसरा यास चक्रवात, ठीक है, यास चक्रवात। ये दोनों बातें आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाकी देखिए यहां पे जो चीजें दी जा रही हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के पास में जितने चक्रवात आते हैं यानी अमेरिका वाले बेल्ट में, उनको हरिकेन नाम दिया जाता है। जितने चक्रवात चीन वाले बेल्ट में आते हैं उन्हें टाइफून का नाम दिया जाता है। चीन में जब आता है तो इनको टाइफून कहा जाता है। जितने चक्रवात हिंद महासागर वगैरह में आते हैं इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जितने चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के आसपास आते हैं उन्हें विली विली नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? विली विली। तो ये सब चीजें याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कौन सी पायलट परियोजना शुरू की है, ठीक है। कौन सी पायलट परियोजना है जिसको तेलंगाना ने स्टार्ट किया, ठीक है, जल्दी से बताइए। करा अम्मा मेडिसिन योजना, मेडिकल फ्रॉम द स्काई, लक्ष्य 2022 या फिर वैक्सीन फॉर ऑल। कौन सी योजना है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई गई और यह एक पायलट परियोजना है? पायलट माने क्या, उड़ने वाली परियोजना है? नहीं, पायलट परियोजना का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। पायलट परियोजना दोस्तों तब कहा जाता है, मान लीजिए सरकार ने क्या की, कोई योजना बनाने के बारे में सोची कि एक योजना बनाते हैं, उस योजना के तहत हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो वो योजना जब वो लागू करेगी उस राज्य में, तो क्या वह योजना उस नियम उस कानून के तरह से काम करेगी या नहीं कर पाएगी? जैसे आप मान लीजिए राज्य ने नियम बना दिया कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, 5 रुपए में हम लोग खाना खिलाएंगे, तो क्या गारंटी है कि 5 रुपए में खाना वो खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले वो 2-3 शहरों को आधार मान करके एज अ पायलट प्रोजेक्ट यानी एज अ ट्रायल वहां पर योजनाओं को चलाते हैं। और जब वहां पर योजना सक्सेसफुली चल जाती है तब उसको पूरे राज्य में या जहां तक वो चाहे वो लागू कर सकते हैं। अगर उस योजना में कोई कमी रहती है तो उन्हें एक मौका मिल जाता है सुधारने का, ठीक है। और सुधार करके जो उसमें आवश्यक सुधार होते हैं उसको करके और फिर से उसके बाद दोस्तों ये योजना लॉन्च कर दी जाती है। तो पायलट परियोजना, जब कोई परियोजना पहली बार आती है तो हमेशा सबसे पहले वो एक पायलट परियोजना के तौर पर ही लॉन्च की जाती है। और यहां पर तेलंगाना सरकार की तरफ से जो इस योजना को लाया गया है, यह योजना है दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। क्या नाम दिया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। क्यों? क्योंकि जो आवश्यक मेडिसिन और दवाइयां हैं उनको ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि गाड़ियों के माध्यम से पहुंचाने में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कभी ट्रैफिक की समस्या, कभी कुछ आ गया तो डिले हो जाता है, ऐसे बहुत लोगों की जान को खतरा पड़ता है। तो यहां पर ड्रोन की हेल्प लिया जाएगा और ड्रोन के माध्यम से दवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों जो भी नियम कानून से मानव रहित जो विमान प्रणाली के नियम होते हैं उसमें भी छूट दिया गया है कि कैसे ड्रोन एक जगह से दूसरे स्थान तक जाएंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों तेलंगाना सरकार भी काम कर रही है। अच्छा देखिए इसमें 3 लोगों का योगदान है। एक तेलंगाना सरकार है, दूसरा आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम पढ़ा होगा, विश्व आर्थिक मंच का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व लिखना भूल गया, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसका। और एक कंपनी है दोस्तों हेल्थ नेट ग्लोबल कंपनी। कौन सी? हेल्थ नेट ग्लोबल कंपनी, ठीक है। ये 3 कंपनियां दोस्तों मतलब 3 ये संस्थान है जो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के ऊपर। इतनी बातें आप याद रखेगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो ये आप ध्यान रखेगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये क्लास हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए और आगे की क्लास को एंजॉय करते चलिए। सबसे बेहतर करंट अफेयर आपका होगा, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। क्यों? आप एक बार जाके देखो कि और लोगों के यहां पर क्या चीजें दी जा रही। कंपेरिजन बहुत जरूरी है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हो या कहीं कुछ गलत दिशा चल रही है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट तो आप विजिट करिए स्टडी 91 के वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, हर जगह आपको टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। फ्री वीडियो क्लासेस भी दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दिया जा रहा है, फ्री ब्लॉग दिया जा रहा है, और जिनके पास टाइम नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं, यानी कम समय में ज्यादा जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज इस क्लास को पूर्ण विराम दिया जाएगा। लिख रहा है कि अपने अंदर से अहंकार को निकालकर, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर इस तरह का कोई इगोइस्टिक चीजें हैं तो उसको आप बाहर निकालिए, क्योंकि जो इंसान, वो कहते हैं ना, एक अच्छी सी शायरी है, अकड़न तो खास नहीं, ऐसे कुछ करके मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा पहले मैं बड़ी शायरी वारी करता था। ठीक है, बाद में आदत छूट गया तो मैं छोड़ दिया। ठीक है, हाँ, अकड़न तो खास मुर्दे की पहचान है, अकड़न तो खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जो जिंदा इंसान है। सही है कि नहीं? तो उसी तरह से दोस्तों यहां पर अगर आपके अंदर अहंकार है तो उसको बाहर निकाल दीजिए और हल्के हो जाइए, क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। ठीक है, तो अगर आपको ऊंचे जाना है तो अहंकार को बाहर निकालो, बुराइयों को बाहर निकालो, अच्छाइयों को शामिल करो और फिर दौड़ते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।